हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पढ़ रहे थे भारत का भौगोलिक विभाजन और उसमें हमने देखा पहाड़ पर्वत नदियों के बारे में। और आज इस टॉपिक का अंतिम ये ऑडियो क्लास है, क्योंकि वीडियो की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऑडियो क्लास है। जैसा कि आप ठीक है को ये करना है कि स्टडी मटेरियल में जाके आपको सबसे पहले इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है और मेरे इस ऑडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ को देखते चलना है। सुन लीजिए, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद आप 2 टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे। पहला टेस्ट है पर्वतों के बारे में, ठीक है, माउंटेन रेंज पर एक टेस्ट होगा, और दूसरा होगा ठीक है रिवर्स एंड ठीक है प्रोजेक्ट्स, ठीक है, नदी और उस पर स्थित परियोजनाएं और उनके बारे में और जो भी हमने डिटेल्स पढ़ा है उन सब पर। तो देयर इज अ 2 टेस्ट, सो गेट रेडी फॉर दैट। चलिए देखते हैं अब। ठीक, सो पीडीएफ आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा और इसको अच्छे से लिखना है ना अपने नोटबुक में। आप चाहो तो प्रिंट भी करा सकते हो, लेकिन लिख लो यार, ज़्यादा लगेगा नहीं। ठीक, जैसा कि देखो हिमालय पर्वत की नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, ठीक है, दोनों में अंतर लिखा हुआ है। पहले पेज में आप देख पा रहे होंगे। देखो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बस समझो, इतना सारा चीज़ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4-5 पॉइंट्स आपको नोट करके रखना है। हिमालय की नदियाँ लंबी होती हैं और प्रायद्वीप की पठार की नदियाँ जो है कम लंबी होती हैं। हिमालय की नदियाँ चूँकि ऊपर से गिरती हैं इसलिए वो गहरी गार्ज बनाती है, और प्रायद्वीप की नदियाँ उथली होती है, उतना ठीक है चौड़ी घाटियों में बहती हैं या फिर उथली होती है, उतना गहरी नहीं होती। नेक्स्ट, हिमालय की जो नदियाँ हैं वो 12 नदियाँ होती हैं, समझ रहे हो, क्योंकि ये ग्लेशियर के सहारे बहते हैं। और प्रायद्वीपीय नदियाँ चूंकि वर्षा के जल पर निर्भर होती हैं इसलिए ठीक है गर्मी के दिनों में सूख जाती हैं। हो गया इतना। आगे देखते हैं। हिमालय की नदियाँ ठीक है विसर्प बनाती हैं और मार्ग बदलती हैं। विसर्प मतलब जी मोड़दार, बिल्कुल ऐसे घुमावदार होती है, क्योंकि वो ऊपर से निकल रही है, जहाँ रास्ता मिला उधर घूम जाती हैं। जबकि प्रायद्वीप की जो नदियाँ होती हैं वो सीधी बहती हैं ज़्यादातर, और मार्ग भी नहीं बदलती हैं। महानदी मार्ग बदलती है क्या? इधर से बही कभी उधर से बहती है कि 1 साल बाद? ठीक है, नहीं होता है ऐसा, समझ लो बात को। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, मेंशन करना है। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती हैं, प्रायद्वीप की नदियाँ अनुवर्ती नदियाँ हैं। ठीक है, तो महानदी कैसी है? तो अनुवर्ती नदी है, याद रखना। तो देखो जी ऐसा है, देखो अब अनुवर्ती नदियाँ और पूर्ववर्ती नदियाँ, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। पूर्ववर्ती मैं बता चुका हूँ पहले, हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती क्यों है? पूर्ववर्ती इसलिए है हिमालय की नदियाँ, ठीक है, क्योंकि ये हिमालय के उद्गम से पहले बह रही है और हिमालय काट के आगे बढ़ गई, इसलिए पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। अनुवर्ती नदियाँ का मतलब जो नदी ढाल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाते हैं वो अनुवर्ती है। प्रायद्वीप की नदियाँ जिधर ढाल मिलता है उधर निकल लेता है भैया, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, है ना? हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग। हिमालय की नदियाँ, जो हिमालयी नदियाँ होती है वो बड़ी डेल्टा बनाती है, अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। बस इतना पर्याप्त है, अब ज़्यादा मत पढ़ो इसमें। तो ये 5 पॉइंट जो मैंने बताया उसको नोट डाउन करो इसमें से। अंतर हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ पूछता है ना, याद रखना। और नदी पढ़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि महानदी और गंगा को रट लिए मतलब हो गए। कॉन्सेप्ट से भी समझना है, कॉन्सेप्चुअल समझना है चीज़ों को। अंतर हो गया। चलो आगे चलते हैं। अगला पेज में आप देख पा रहे हो लंबाई के क्रम, नदियों के लंबाई के क्रम के आधार पर हमने चार्टिंग किया है, आपको चार्टिंग कर लेना है। सिंधु 2900 इसकी क्या बोलते हैं लेंथ है, ब्रह्मपुत्र 2880। तो देखो एक चीज़, हम यहाँ पर एक चीज़ कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ चुके हैं कि भारत में की सबसे लंबी नदी तो गंगा, और भारत से होकर बहने वाली लंबी नदी तो सिंधु। इन चीज़ों को आप मेंशन करके रखो। बाकी तो ये भारत में ही बहती है जो नीचे वाली है वो, ठीक है। किस राज्य में कौन सा बांध है चार्टिंग हुआ है, किस नदी पर कौन सा बांध है चार्टिंग हुआ है, ये आपको चार्टिंग करना है, ठीक है। फिर नदी और परियोजना एकदम जो महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछा जाता है, ये मैंने यहाँ पर आपको चार्टिंग करवाया हुआ है, आपको इसको लिखना है। एज इट इज छप के आएगा आपके एग्जाम में, ऐसा ही आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं झीलों के बारे में। झील 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, ठीक है, नेचुरल एंड मैनमेड, ठीक। तो प्राकृतिक, अब पूछता है कौन सी झील प्राकृतिक है कि नहीं है, तो प्राकृतिक झील तो राकसताल झील तिब्बत में है, प्राकृतिक झील है। उलर झील जम्मू कश्मीर में है, प्राकृतिक झील है। चिल्का झील उड़ीसा में है, प्राकृतिक झील है। याद रखना इन चीज़ों को, रट लेना, नाम को रटना पड़ेगा। कृत्रिम झील में हुसैन सागर झील, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ठीक है, गोविंद सागर झील, ठीक है,
और फिर राणा सागर झील, नागार्जुन सागर झील, इनके बारे में। भाई कृत्रिम झील का मतलब जी, भाई नदी बह रही है, रोक के हम लोगों ने बांध बना दिया, लो पानी भर गया, झील बन गया। खूटा घाट को भी आप झील बोल सकते हो, बिलासपुर के खूटा घाट को, समझ रहे हो बात को, बांध हमने बना दिया है। ठीक, चलिए कृत्रिम झील हो गया। प्राकृतिक झील दो प्रकार के होते हैं, और लैगून और उसके से वायु निर्मित। तो लैगून में कौन कौन झील आता है, तो चिल्का, पुलिकट और बेम्बानाड झील। और वायु निर्मित झील सांभर झील महाराष्ट्र। याद रखना, पूछता है लैगून झील और वायु निर्मित झील। इसी को पूछ देगा कौन सा लैगून निर्मित झील नहीं है करके, तो ए बी सी और डी में दे देगा सांभर झील, तो वो वायु निर्मित झील है, याद रखना। कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाने वाली चीजें लिखी हुई हैं। भारत में सबसे बड़े मीठे पानी, ताजा पानी की झील कौन सा, तो वुलर झील। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा, तो गोविंद सागर, सतलज नदी पर है, याद करो, पढ़ चुके हैं। सबसे बड़ा खारे पानी का झील तो चिल्का झील, और सबसे सर्वाधिक खारे पानी का झील तो सांभर झील, राजस्थान। तो सबसे बड़ा मतलब एरिया में बड़ा है जी, वो कौन सा है, चिल्का झील, उड़ीसा। और सबसे सर्वाधिक खारे पानी मतलब उसका पानी बहुत नमकीन है, एकदम नुनछूर है, गॉट इट, वो है सांभर झील। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन था, चेलामू झील सिक्किम पर है। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी, तो लोनार झील महाराष्ट्र है, इसको लिख लेना। अगले पेज में है कौन सा झील किस राज्य में है, लिखा हुआ है। इतना महत्वपूर्ण झील है, बहुत सारे झील है, पर इतना तो कम से कम पढ़ लो, यही एग्जाम में आएंगे आपके लिए। ठीक, चलिए आगे देखो, पुलिकट झील के बारे में इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। यह आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। यह लैगून झील के अंतर्गत आता है। ठीक, याद रखना, लैगून झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है, इसी झील, ठीक है, को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ना, बीच में हर बंगाली खाड़ी से इसको क्या कर देती है, अलग कर देती है। याद रखना, कभी पूछ दे तो बंगाली खाड़ी और पुलिकट झील को अलग करने वाला द्वीप कौन सा, तो श्रीहरिकोटा द्वीप। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी द्वीप पर स्थित है। किस पर, तो ये श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है ना, याद रखना। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर, तो श्रीहरिकोटा द्वीप, गॉट इट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण झील भारत की कोई है तो वो है लोकटक झील है। क्यों महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं। यह उत्तर पूर्वी भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। देखो, उत्तर पूर्वी भारत को मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश तरफ पूर्वी भारत में कोई है, उत्तर पूर्वी भारत में कोई चीज है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूर्वी भारत में कौन, तो यह है लोकटक झील। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, गॉट इट, है ना। तैरते हुए द्वीप इस पर पाए जाते हैं और इसको स्थानीय भाषा में कहते हैं फुमडिस कहते हैं। आएगा एग्जाम में, फुमडिस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, तो ठीक है, मणिपुर में है। आगे देखते हैं। इसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान, इसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क अवस्थित है। केबुल लामजाओ, याद रख लो, रट लो, दिमाग में बिठा लो, पूछा जाएगा कहाँ है, तो मणिपुर में है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या है, ये उद्यान है, नेशनल पार्क है। तो अब इसका क्या मतलब है, तैर रहा होगा क्या, ऐसे करके हो, ऐसे उद्यान इतना बड़ा नहीं जी, झील इतना बड़ा है ना, तो बीच में झील के एक्चुअली में ऐसा लगता है, दूर से देखोगे तो तैर रहा है टाइप से, समझ रहे हो बात को, इसलिए तैरता हुआ झील बोलते हैं। ठीक है, और इस केबुल लामजाओ झील में, नेशनल पार्क में संघाई हिरण पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम में आएगा, याद रखना। आगे, अपनी उत्पादकता एवं जैव विविधता के कारण मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है कौन, लोकटक झील। ठीक है, और ये लोकटक झील जो है ना, रामसर आर्द्र भूमि सूची तथा, ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है। अब ये भूमि के अलग एक, ठीक है, रामसर आर्द्र भूमि जो है भूमि में पढ़ते हैं, ठीक है, अभी जानने की उसको जरूरत नहीं है, क्लियर दैट। तो ये हो गया लोकटक झील। ठीक है, उसके बाद अगला है जलप्रपात, नदी और राज्य। ठीक है, इसको देख लेंगे आप। उसके बाद है अगला, ठीक है, द्वीप जिसके नाम मोदी सरकार द्वारा बदले गए। 2019 में मोदी सरकार ने कुछ ऐसे द्वीपों के नाम बदल दिए हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप है ना, वैसे बहुत सारे द्वीप हैं जी समुद्र किनारे में, जिसका नाम अंग्रेजों के नाम पर रखे थे। तो मोदी गवर्नमेंट क्या करती है, स्वदेशी को प्राथमिकता देती है और हमारे देश के, ठीक है, बड़े बड़े, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान देने के लिए उनका नाम बदल कर क्या रख दिया, ठीक है,
नाम बदल दिया गया। जैसे कि रॉस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, याद रखना। नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप रख दिया हमने। हैवलॉक आइलैंड का नाम हमने स्वराज द्वीप रख दिया। और इस प्रकार से, ठीक है, भारत के भूगोल का यह खंड समाप्त होता है। गेट रेडी फॉर द टेस्ट। ओके, और क्या बोलते हैं, अगला में हम, ठीक है, भारत के भूगोल के अगले खंड की शुरुआत करेंगे। तो 2 टेस्ट हो गए, याद रखना। ओके, अनाउंसमेंट आज हो जाएगा और उसके बाद आप तैयार रहें टेस्ट के लिए। चलो, गुड लक।